क्रेनियल फोसा में हम लोग जब स्केलेटल सिस्टम का कंप्लीटली स्कल के बारे में जब हम कंप्लीटली पढ़ेंगे तब हम आपको दिखाएंगे वेयर इज योर सेला टर्सिका, हाइपोफाइजियल फोसा कहाँ है, और ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। साइमल्टेनियसली वी हैव दी पेनक्रियाज इन दिस कैटेगरी एज वेल। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन होता है कि बॉडी में एक नॉर्मल ग्रोथ हो, बॉडी में नॉर्मल डेवलपमेंट रहे और बॉडी में एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो। ये तीन काम जो है ये बेसिकली कौन देखता है, एंडोक्राइन सिस्टम देखता है। क्यों देखता है ये तीन काम एंडोक्राइन सिस्टम? आपने देखा होगा बहुत फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल और बहुत सिंपल एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए तो आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं अरे इसे थायराइड है, ये तो बहुत मोटी हो गई है, अरे इसे ये बीमारी है, ये तो उसका ऐसा है। तो बेसिकली क्या है, ovary, testis, pancreas, pituitary gland, thyroid gland, they secrete hormones, and these hormones, trust me, play a very significant role in your body. आपकी बॉडी में बहुत significant role play करते हैं and they are very much required, बहुत ज़रूरी होते हैं ये for normal growth, for normal development and for normal metabolism. This is a very important system. When हम लोग एक एक करके सारे glands के बारे में जब पढ़ेंगे ना तब पता लगेगा कि यार फाइनली कितना इम्पोर्टेंस है इनका हमारी बॉडी में। मूविंग अहेड, जो नेक्स्ट सिस्टम हम लोग डील करने जा रहे हैं वो है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिल का मामला। जब हम बात करते हैं ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ना हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं तक अटक के रह जाता है कि इट इंक्लूड्स हार्ट। नो, इट नॉट ओनली इंक्लूड्स हार्ट के साथ हम लोग क्या मेंशन करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ऑल दी ब्लड वेसल्स में क्या क्या आएगा, आर्टरीज, योर वेन्स, योर कैपिलरीज, तीनों चीजें मेंशन किया करो जब भी आप ब्लड वेसल्स की बात करो। ठीक है, मोर ओवर इट इज नॉट नियरली द ब्लड, ऑल्सो इट इंक्लूड लिम्फेटिक्स। इट इज अ सिस्टम जो आपका ब्लड और लिम्फ दोनों इंक्लूड करे। एंड आजकल तो आई थिंक आपको लिम्फेटिक्स की नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज लिम्फोइड सिस्टम वो सिस्टम है जो इंक्लूड करता है हमारी बॉडी में कौन से सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स। टी सेल्स एंड बी सेल्स, दैट इज द सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आजकल इम्यूनिटी के बारे में तो वैसे ही एवरीबडी इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट। तो बेसिकली जितने भी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भी हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि हमने इसमें लिम्फेटिक्स भी इंक्लूड किया है ना, और जितना भी ब्लड से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड निकलता है वो भी वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आई एम मियरली गिविंग यू अ ब्रीफ। हम सिर्फ ऊपर से पढ़ रहे हैं कि किस सिस्टम में हम क्या इंक्लूड करते हैं, ये सब चीज़ें हमने 12th क्लास में पढ़ी हुई होती हैं। जस्ट वी आर गिविंग अ इंफॉर्मेशन अबाउट कि हमारी ग्रॉस एनाटमी में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में हम इंक्लूड करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में यू हैव व्हाट, यू हैव योर फेरिंग्स, योर ट्रेकिया, योर ब्रोंक्यूल्स, योर एल्वियोलाई, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर द पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो उसमें कितनी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें फेरिंग्स है, उसमें लंग्स हैं, एल्वियोलाई है, ब्रोंक्यूल्स है, ट्रेकिया है। बट व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट कि हम लोगों को अगर कोई पूछे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेजर फंक्शन क्या है, हम लोग बोलेंगे उसका एक मेजर फंक्शन है दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसी तरह ऑक्सीजन को बाहर भेजो, कार्बन डाइऑक्साइड को किसी तरह ऑक्सीजन को अंदर भेजो एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजो। ये बहुत स्टूपिड स्टेटमेंट हो जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भेजो, फिर वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और सफोकेशन के बारे हम ही मरेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या क्या आएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आएगा ऑक्सीजन को अंदर लाओ और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजो। दिस इज अ एक ब्रॉड टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसका एक मेजर फंक्शन क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में हमारे पास में है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। जब भी पता है हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में किसी से पूछते हैं कि आपको जीआईटी के बारे में क्या पता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, टी इज फॉर योर ट्रैक्ट। ठीक है, जब भी हम किसी से पूछते हैं ना कि आपको जीआईटी के बारे में कोई फंक्शन पता है क्या, द फर्स्ट थिंग दैट द पर्सन रिस्पॉन्ड्स इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड।
डाइजेशन ऑफ फूड। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस, आपने जो स्टेटमेंट दिया है ठीक स्टेटमेंट दिया है, बट द फैक्ट इज क्या सिर्फ डाइजेशन ऑफ फूड? दिस इज ओके, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट दैट GIT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, बट डू यू नो वन थिंग दैट GIT का काम सिर्फ डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता। जब तक आपके घर में सब्जियां नहीं होगी, आप सब्जी कैसे बनाओगे यार? बिना, जब घर में बीन्स नहीं है, जब घर में करेला नहीं है, जब घर में सब्जियां ही नहीं है बेसिकली, तो आप सब्जी काट के कैसे बनाओगे? तो GIT के फंक्शंस कभी भी आपसे पूछे जाएं तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेशन ऑफ फूड। अबे पहले खाना खा तो लो, जब खाना खाओगे, क्यों हम लोग बोल रहे हैं इंजेशन ऑफ फूड? क्योंकि GIT सिस्टम में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में ओरल कैविटी और ईसोफेगस भी इंक्लूड होता है, और क्योंकि हमारा ओरल कैविटी और ईसोफेगस भी इंक्लूड होता है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। अगर आप किसी से पूछोगे ना, तो अगर आपको बोलोगे कि GIT का फंक्शन क्या है, तो दे विल मियरली से वन थिंग कि GIT का फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड। बहुत एडवांस होगा तो कोई बोल देगा एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और एडवांस होगा तो वो ये बोल देगा कि हाँ भैया, क्योंकि इसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी इंक्लूडेड है, इसीलिए इसका काम, लिवर भी इंक्लूडेड है, इसीलिए इसका काम डिटॉक्सिफिकेशन और एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स या फिर वेस्ट भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा एडवांस लोग बोल सकते हैं ये बातें, लेकिन सबसे पहला फंक्शन जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का मेंशन करना है, वो मेंशन करना है इंजेशन ऑफ फूड। पहले खाना अंदर जाएगा, कहाँ से जाएगा? ओरल कैविटी और ईसोफेगस से जाएगा। तो इंजेशन ऑफ फूड, फिर हम बोलेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड, and then we will say there is detoxification or elimination of waste products. So this is a function of your GIT. इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है? यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग इसको यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, जो आपको बोलना हो बोल सकते हो, यूरिनरी ट्रैक्ट और यूरिनरी सिस्टम, ठीक है? यूरिनरी सिस्टम में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं? हमारा किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा। कई बारी आपने सुना होगा कि फलाने बंदे की यार किडनी फेल हो गई थी और वो मर गया, तो यू कैन रियली सी कि किडनी फेलियर से इंसान मर गया। क्यों मर गया? बिकॉज इट रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन फॉर्म ऑफ यूरिन एज वेल एज फॉर द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन योर बॉडी। किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सिस्टम इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। यार पता है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ खाना अंदर आना चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होगा, तो भी एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट विल बी टॉक्सिक टू द बॉडी। So, urinary system is responsible for the elimination of waste products from your body. It includes your kidney, your ureters, your urethra and your urinary bladder. And it is not just responsible for the removal of waste products from the body, but also very important system for the electrolyte balance in your body. ठीक है ना? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, कैसे होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इट अप। नेक्स्ट थिंग इज दैट a very important actually system I'm gonna talk about. It is a reproductive system. हम लोग ना जब भी ये नाम आता है ना, या तो हंसते रहते हैं, या फिर कुछ लोग दांत फाड़ते हैं, या कुछ लोग जो है इसके सिनोनिम्स ढूंढने लगते हैं कि इसे और क्या कहते हैं। तो बेसिकली यार ऐसे काम मत किया करो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द पार्ट्स, हम लोग, क्योंकि फिर हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स अलग अलग डिफाइन करने पड़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम काम डिसाइड करते हैं कि इसका काम क्या है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम which is essential for the survival and existence। कोई ये नहीं सोचता कि भैया, एक तो पहली बात पता है सबसे वियर्ड लगता है मुझे कि लोग इसके सिनोनिम्स ढूंढने लगते हैं कि इसको और क्या कहते हैं। अरे भैया इतना चीप माइंडेड मत बनो।
forget about all these things। तुम्हें पता है ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं होगा ना ही तो हम सरवाइव कर पाएंगे, और जब हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता है जब हम किसी भी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं ना और वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं कि किस तरह हम उसकी इस साइकिल के ऊपर हम लोग उसको अटैक करें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों? क्योंकि अगर एक बैक्टीरिया है और वो आगे अपने प्रोजेनी बनाए जा रहा है, ग्रो कर रहा है, तो हम इन्फेक्शन के ऊपर कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कि भैया मैं अभी हम जिंदा हैं सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो कैसे पॉसिबल कर पाता है? बिकॉज ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेवर थिंक इट इज अ बैड सिस्टम, इट इज नॉट अ बैड सिस्टम, और इट्स अ फन सिस्टम, इट इज नॉट। It is your reproductive system which is very much essential for survival और existence। कुछ सोचो ना यार, अगर आगे बच्चे ही ना हो तो फिर भैया पहले एक जनरेशन खत्म होगी, फिर दूसरी खत्म होगी, फिर तीसरी, बचेगा ही क्या? कुछ भी नहीं। So for the survival and existence this is a very important system। नेक्स्ट वी हैव अ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री मतलब प्रोटेक्टिव सिस्टम हमारा बॉडी का क्या है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हमारा कौन से सिस्टम आता है? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? हमारी स्किन, हमारे हेयर, हमारे नेल्स, राइट, एंड हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू, दीज आर दी 4 कैटेगरीज, राइट। अब पहला काम तो इसका क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसी भी तरीके की टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई भी तरीके का केमिकल डायरेक्टली बॉडी के अंदर नहीं जा सकता इनकी वजह से। दूसरा क्या है? इनकी वजह से, इन चीज़ों की वजह से, इन टिश्यूज़ की वजह से, चीज़ नहीं बोलना चाहिए, इन टिश्यूज़ की वजह से बेसिकली बॉडी से वाटर लॉस कम होता है। मोर ओवर इसके बाद में हमें एक फंक्शन बड़ा ही कॉमन है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन योर बॉडी, इन आवर बॉडी और इन एवरीबॉडीज बॉडी। वी मस्ट से आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। वेरी ब्रॉड और पूरी बॉडी में फैला हुआ है यार ये वाला सेंसरी, हमारा सेंसरी टिश्यू। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रॉस एनाटमी। एंड इन ग्रॉस एनाटमी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? ग्रॉस एनाटमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटमी में हमने पढ़ा कि किस तरह से हम लोगों ने अलग अलग सिस्टम्स में डिवाइड कर रखा है, और अलग अलग सिस्टम में बहुत सारे टिश्यूज आते हैं, लेकिन हम उनका एक कंबाइंड फंक्शन डिफाइन कर देते हैं कि हाँ भाई जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये ब्लड लेकर जाने वाला है, एंड इट इज कंसर्न्ड विद योर लिम्फेटिक सिस्टम। मोर ओवर जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा, कितने सारे टिश्यूज होने के बाद भी हमने उसको कंबाइंड फंक्शन क्या डिफाइन करा? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। Similarly, all these systems are mentioned. Another class of your anatomy, anatomy की दूसरी क्लास जो होती है वो होती है हमारी रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? दैट हम लोग ना रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या? हम लोग पढ़ेंगे पहले हेड एंड नेक एनाटमी, फिर हम पढ़ेंगे थोरैसिक एनाटमी, एब्डोमिनल एनाटमी, लोअर लिम्ब एनाटमी, अपर लिम्ब एनाटमी। सो बेसिकली हम लोग रीजन्स में पढ़ते हैं। जब हम लोग उनको रीजन्स में पढ़ते हैं कि भैया हाँ आज हमने पढ़ा हेड एंड नेक एनाटमी, तो हम लोग हेड एंड नेक को एक रीजन क्या हो गया? हेड एंड नेक। फिर हमने पढ़ा अपर लिम्ब एनाटमी, फिर हम पढ़ेंगे लोअर लिम्ब एनाटमी, फिर हम पढ़ेंगे थोरैसिक एनाटमी, एब्डोमिनल एनाटमी एंड पेल्विक एनाटमी। सो बेसिकली हमने एनाटमी को पढ़ा अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करके, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी रीजनल एनाटमी। उसके बाद में हमारे पास में कई होती हैं अदर क्लासेस, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल एनाटमी। फंक्शनल एनाटमी में हम लोग पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई भी टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो हमने उसका फंक्शन पढ़ना है और उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। और जब हम पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसका फंक्शन ऐसा है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्यों वो स्ट्रक्चर ऐसा है, और उसका ऐसा स्ट्रक्चर होने से फॉर एग्जाम्पल कोई टिश्यू है जो इस शेप का है, ए शेप का है, हम उसका फंक्शन पढ़ेंगे कि भैया वो ए शेप का क्यों है, क्या उसके फंक्शन में और उसके स्ट्रक्चर में कोई रिलेशन है। तो वो एनाटमी जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर का रिलेशन पढ़ते हैं उसके फंक्शन के साथ में, दैट इज योर फंक्शनल एनाटमी। टर्म ही डिफाइन कर देगी कि दैट इज योर
फंक्शनल एनाटमी। फंक्शनल एनाटमी के बाद में हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंटल एनाटमी। डेवलपमेंटल एनाटमी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग बेसिकली हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बर्थ से पहले बनते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पैदा होने के बाद बनते हैं, ठीक है। नेटल का मतलब होता है बर्थ, ठीक है। तो हम लोगों की बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्री नेटल होते हैं डेवलप, और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं प्री मतलब पहले, बर्थ से पहले, और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पोस्ट नेटल होते हैं। यानी कि नेटल का मतलब वही क्या हुआ, बर्थ, और पोस्ट मतलब बाद में। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो हमारे बर्थ के बाद में बने, एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो हमारे बर्थ से पहले बने। जब हम इस एनाटमी के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे डिफाइन करते हैं डेवलपमेंटल एनाटमी में। उसके बाद में आता है हमारा हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोप हमारा यहाँ काम आएगा। अदरवाइज आप सोचोगे यार मैंने लैब्स में माइक्रोस्कोप देखे हैं, माइक्रोस्कोप में हम कर क्या रहे हैं। माइक्रोस्कोप में हम लोग सेल्स की हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, ये दो ब्रांचेस आती हैं। बेसिकली यार एक सेल है, अब हम इस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इस सेल के अंदर कंटेंट है, क्या क्या इसकी स्पेशलाइजेशंस हैं, ये पढ़ने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो जो एनाटमी हम लोग माइक्रोस्कोप से पढ़ते हैं वो हम लोग हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी में पढ़ते हैं, राइट। वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स, टिश्यू किसी की भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली हम लोग माइक्रोस्कोप कब यूज़ करते हैं, जब हमें हर चीज़ थोड़ा सा ग्रेटर डिटेल में देखना हो कि यार ये सेल तो है ओके, लेकिन ये सेल का एक्चुअल शेप क्या है, इसकी रिलेशंस क्या है, इसके साथ साथ जब हम ये सारी चीज़ें कवर अप करने के लिए पढ़ते हैं उसमें हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, और इसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजिकल एनाटमी। इसके बाद में आती है हमारी अदर क्लास ऑफ एनाटमी, जिसे हम बोलते हैं सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं कि सपोज अगर हमारे पास में ये पेन है, ठीक है, इसकी सरफेस प्लेन है, तो इसकी सरफेस जो प्लेन है, ये प्लेन है, इट्स ओके। अगर इसमें कोई ना कोई एलिवेशन है, अगर वो एलिवेशन है तो वो एलिवेशन के नीचे कोई इनर स्ट्रक्चर तो नहीं है। तो बेसिकली जब हम किसी भी टिश्यू, सेल, ऑर्गन की सरफेस के बारे में पढ़ते हैं तो वो होती है हमारी सरफेस एनाटमी। फिर वी हैव रेडियोग्राफिक एनाटमी। रेडियोग्राफिक एनाटमी में क्या होता है, सी आई कैन एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जब आप किसी डेंटिस्ट के पास में जाते हो, वो कहता है आपका जी रेडियोग्राफ लेना पड़ेगा। ओके ठीक है भाई, तू रेडियोग्राफ ले ले। जब वो रेडियोग्राफ लेता है ना, तो रेडियोग्राफ में आप देखोगे कि यार सफ़ेद रंग के दांत आ रहे हैं, उसके बाद में और भी बाकी सारी फिल्म जो नॉर्मली हमें नज़र आती है, बाकी सारी फिल्म तो यार काली काली नज़र आ रही है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि देखो यार यहाँ पे आपके इन्फ्लेमेशन है, यहाँ इन्फ्लेमेशन है, कोई बोन डिफेक्ट है या नहीं। तो बेसिकली हम लोग रेडियोग्राफिक एनाटमी में रेडियोग्राफ में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है यार, रेडियोग्राफ निकालते टाइम कलर दो ही आएंगे, ब्लैक और वाइट, लेकिन अलग अलग टिश्यूज अलग, कोई ब्लैक रिफ्लेक्ट करेगा, सॉफ्ट टिश्यूज आपके ब्लैक आएंगे, और बोन क्योंकि वो रेज हमारी रोक लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए वो स्ट्रक्चर्स हमारे वाइट आएंगे। सो बेसिकली क्या होता है, रेडियोग्राफिक एनाटमी में हम लोग एनाटमी पढ़ते हैं उन स्ट्रक्चर्स की जो हमें रेडियोग्राफिकली नजर आएंगे। जैसे कि हम लोग MRI, CT स्कैन, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स निकल आती हैं, उसमें होता है कैसे ब्लैक एंड वाइट स्ट्रक्चर, बट यू कैन नॉट अप्रिशिएट, द डॉक्टर कैन। अदर थिंग इज रेडियोग्राफिक एनाटमी के बाद में आता है हमारा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी अगर मैं आपको बताऊं तो एंथ्रोपोलॉजी का क्या मतलब होता है। एंथ्रोपोलॉजी में वी हैव, एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली हम लोग जब अपने आप को एंसेस्टर से कंपेयर करते हैं, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन एंथ्रोपोलॉजी दैट इन आवर एंसेस्टर्स हम लोग ऐसे दिखते थे, अब हम लोग ऐसे दिखते हैं, द ऑर्गन्स विच वर वर्किंग इन देम, बट हमारे केस में वो वेस्टिजियल हो गए हैं। सो दिस इज सेड टू बी योर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। मोर ओवर इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है, हम लोग और भी स्टडीज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस पर्सन अपेयरिंग लाइक दिस, ऑन द अदर हैंड वी हैव, ये एक दूसरी रेस का पर्सन है, इनके फीचर्स में क्या क्या फ़र्क है, इनकी बॉडी के एनाटमी में क्या क्या फ़र्क है, फिजिकली वो लोग कैसे डिफर करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन योर फिजिकल एनाटमी एंथ्रोपोलॉजी। मोर ओवर नेक्स्ट वी हैव क्लिनिकल एनाटमी। नेक्स्ट वी हैव क्लिनिकल एनाटमी।
ठीक है। नेक्स्ट यू हैव योर क्लिनिकल एनाटमी। इन योर क्लिनिकल एनाटमी हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। क्लिनिकल एनाटमी में हमें स्ट्रक्चर भी पढ़ना होता है, फंक्शन भी पढ़ना होता है, उसकी बॉडी के रिलेशंस भी पढ़ने होते हैं, बिकॉज इट इज़ इन कंसर्न टू योर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशंस। क्लिनिकली हम उसको कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो होती है हमारी क्लिनिकल एनाटमी। नेक्स्ट होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल एनाटमी। ठीक है, नेक्स्ट आएगी हमारी एक्सपेरिमेंटल एनाटमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटमी में क्या होता है, हम लोग वो एनाटमी मतलब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। देयर वाज अ डिस्कवरी ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। आप आगे पढ़ोगे कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है और इसकी वजह से हमारी ब्रेन में हर चीज़ नहीं जाती है। ब्लड ब्रेन बैरियर, इसकी डिस्कवरी ना एक एक्सपेरिमेंट से ही हुई थी। बहुत सारे टिश्यूज़ की डिस्कवरी, बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट से करी जाती है, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर का आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। पॉल एलरिच, ही वॉज द साइंटिस्ट। इन्होंने क्या करा था, बेसिकली एक माउस की बॉडी में, एक माउस की, आई कैन नॉट ड्रॉ माउस वेल, ओके, सम सॉर्ट ऑफ ऐसा ऐसे उसकी मूंछ में बना देते हैं। एक माउस की बॉडी में उन्होंने एक डाई इंजेक्ट करी थी, और जब उन्होंने वो डाई इंजेक्ट करी तो उन्होंने देखा बॉडी के सारे टिश्यूज़ ने उस डाई का कलर ले लिया। सिर्फ ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड रह गया था जिन्होंने डाई का कलर नहीं लिया था। बाकी सारी बॉडी में उनके सारे टिश्यूज़ उस डाई के कलर के हो गए थे, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा यार यहाँ कुछ है ऐसा, यहाँ कोई प्रोटेक्टिव बैरियर है जो ब्लड में मिली हुई डाई उन टिश्यूज़ तक जाने नहीं दे रहा है। इस तरह से किसकी डिस्कवरी हुई, ब्लड ब्रेन बैरियर। सो बेसिकली हमने एक एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा जिससे हमें एक नया स्ट्रक्चर पता लगा। तो एक्सपेरिमेंटल एनाटमी नाम से पता लगता है वो एनाटमी, वो स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करते हैं। last class of your anatomy is your comparative anatomy. When we compare, this word itself tells when we compare. Comparative anatomy में क्या है, we are actually study of structures and variation between animals and human beings. ओके, बेसिकली हम लोग एनिमल्स, जैसे हम लोग पढ़ते आते हैं कि हमने कहा था कि रेप्टाइल्स में और बर्ड्स का बहुत ही सिंपल एग्जांपल है 12th में, आर्कियोप्टेरिक्स होता है, एक रेप्टिलियन बर्ड होता है। सो बेसिकली कंपैरेटिव एनाटमी में हम लोग एवोल्यूशन को पढ़ना चाहते हैं कि किस तरह ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए हैं। उसमें हम कहते हैं कि यार हम लोग फलाने जानवर से इवॉल्व हुए हैं, हम लोग बंदरों से इन्वॉल्व हुए हैं। तो हमने उसमें ना अपनी बॉडी के टिश्यूज़ में और उनकी बॉडी के टिश्यूज़ में, उनकी एनाटमी में और अपनी एनाटमी को कंपेयर करा है। तो दिस इज सेड टू बी अ ब्रांच ऑफ कंपैरेटिव एनाटमी। सो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ योर ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी या फिर हमारी होती है मैक्रोस्कोपिक एनाटमी, जिसमें हम लोग सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, रीजनल एनाटमी के बारे में। रीजनल एनाटमी होती है। रीजनल एनाटमी के बाद में हमने क्या पढ़ा, फंक्शनल एनाटमी। फंक्शनल एनाटमी में हम लोग फंक्शंस और एनाटमिकल स्ट्रक्चर के बीच में रिलेशन देखते हैं, फंक्शनल एनाटमी। देन यू हैव योर डेवलपमेंटल एनाटमी, then you have your this thing histology and cytology and multiple classes that we have come across. इसके बाद में हम लोग बेसिकली ये टर्म्स थी कि अगर आपको कभी बोला जाए दिस इज अ बुक ऑफ रीजनल एनाटमी, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं या क्या क्या कंटेंट्स इसमें आने वाले हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बॉडी की एक बेसिक एनाटमिकल पोजीशन होती है, वो पोजीशन क्या होती है, प्लस बहुत सारी अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं, जैसे फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है। अब हम लोग वो पढ़ेंगे। ओके।